अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज इस अहम डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस एक हम मुनक़िद कर रही है इक़रा यूनिवर्सिटी की इमेजिन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर स्टडीज़, जिसका थीम है इमेजिन सस्टेनिंग क्लाइमेट क्राइसिस। आज पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस का शिकार है। इस दफ़ा जो सैलाब और बेतहाशा बारिशें हुई, उसके नतीजे में जो मुश्किलात पैदा हुई हैं पाकिस्तान में, जानों का नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का भी, जानवरों की भी जानों का। उसके अलावा हमारी जो फसलें थीं वो डूब गईं, हमारे घर देहात वो डूब गए, हमारी सड़कें तबाह हो गईं हज़ारों किलोमीटर। तो हम इस क्लाइमेट क्राइसिस से अभी गुज़र रहे हैं, और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो पोस्ट सैलाब जो सूरत हाल है वो भी बहुत शदीद है। इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लाइमेट क्राइसिस के सामने रखते हुए क्लाइमेट जस्टिस का सवाल हमने उठाया है। COP27 में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट लेस दैन 1% है, लेकिन जो तबाही है वो मुल्क के जो हुकूमत के रिसोर्सेज हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि हम इस मसले को अपने तौर पर तन्हे तनहा डील कर सकें। तो आलमी बरादरी की हमें सपोर्ट चाहिए। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, और इसके अलावा इस ज़माने में अभी जब इस सैलाब को हम लोगों ने ओवरकम करने की जो कोशिशें हुई हैं उसमें सिविल सोसाइटी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीक़ा भी नहीं था। तो आज हमने हायर मैनेजमेंट इक़रा यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स को बुलाया है। एक डॉक्टर इम्तियाज़ आरिफ साहब हैं, कैंपस डायरेक्टर हैं गुलशन कैंपस के, और डॉक्टर अली रज़ा साहब हैं, ये भी कैंपस डायरेक्टर हैं नॉर्थ कराची कैंपस के। और आज हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि क्लाइमेट क्राइसिस से जो गुज़र रहे हैं हम लोग, इसके बारे में इनके इनिशियल ख़यालात क्या हैं। आप दोनों के पास 3 मिनट हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, आप प्लीज़ शुरू कीजिए और हमें बताइए। ओवरऑल अगर हम जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करें क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो हमें ये महसूस होगा कि ये जो फिनोमेना जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, कोई नया नहीं है। काफ़ी अरसे से जो है इसका चर्चा हो रहा है डेवलप कंट्री में भी, और ख़ास तौर पे बिल क्लिंटन के दौर में इसका बड़ा चर्चा हुआ, और एल गॉर जो थे वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, उन्होंने तो बाकायदा जो है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी भी प्रिपेयर करी, और जिसको जो है उन्होंने लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और स्पेशली जो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेनन है, ये कितना जो है डेवस्टेटिंग है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो मुसलसल आते रहते हैं कि ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ होक्स, एंड जो लोग ये समझते हैं, और वो लोगों का यही समझना है जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो उनका ये कहना है कि ये जो है मदर नेचर हैज अ एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, तो वो अपने आप को हील कर लेती है। और वो जो अल गोर ने अपनी मूवी में, जो डॉक्यूमेंट्री मूवी उन्होंने बनाई है, उसमें जो बहुत ही एग्जैजरेटेड जो है चीज़ों को डिस्कस किया, एग्जैजरेशन के साथ इसको डिस्कस किया। लेकिन जो मेरी खुद की जो अपनी राय है, वो उस राय में मैं अब ये देखता हूँ कि अल गोर जो भी अपनी उसमें जो उसने बताई थी बात, वो अब जो है पूरी हो रही है, मतलब अब वो हकीकत बन रही है। और जो सेल्फ डिनायल स्टेट में जो लोग थे, जो 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 लीडिंग पोजीशन पे, लीडरशिप की पोजीशन पे जो लोग थे, अब उनको भी जो है इस बात की रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। जैसा भी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है जो कार्बन एमिशन में, या जो कार्बन फुटप्रिंट में, विच इज लेसर देन 1%, बट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो कंट्री है जहाँ पे सारे जो माउंटेन रेंज है वो आके कल्मिनेट होते हैं एक साथ, तो जो है इसकी वजह से, और आप दुनिया का जो वन ऑफ द फ्यू जो है बिगेस्ट ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान में ही, उसके नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, हैं वहाँ पर और सालों से हैं।
और लेकिन जो है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेनन है वो अब अपीयर होना शुरू हो गया। जैसे वो जो मुहावरा था ना कि शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, अब वो जो है वो शेर आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो और जो वर्ल्ड लीडरशिप पे जो लोग मौजूद हैं और वो अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल पर है। हमारी जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो पिछले 75 ईयर्स हो गए हमारे, 75 ईयर्स में से आउट ऑफ फ्यू ईयर्स अगर निकाल दें जहाँ पे जो है इमरान खान जो पीटीआई की जो हुकूमत आई थी रिसेंटली, इन्होंने ही कुछ ग्लोबल वार्मिंग का और इसके इसके हवाले से कुछ एहतियात करने का और जो अपना मंशूर में रखा इलेक्शन के मंशूर में, उसके अलावा तो कभी भी कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिस जो कि इस चीज को इम्पोर्टेंट समझे और अब इस मंशूर में डाले। तो आज अगर हमने, मैं अपनी बात को यहाँ पे मुख्तसर करूं कि आज अगर हमने अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे कि ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग, देन जो है दोज डेज आर नॉट फार। जो कि वो एक हमने फिल्म देखी थी, एक केविन कॉस्टनर की जो मूवी थी जिसमें जो है उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि वो पानी के अंदर डूब गई थी एंड देयर वाज अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड जहाँ पे जो है जमीन थी। तो उसी किस्म के कुछ हालात हो जाएंगे एंड इट विल बी डेवस्टेटिंग फॉर द ह्यूमन काइंड। और जो है शायद क्या पता कि मूवी में तो शायद कुछ इंसान बच गए थे, लेकिन शायद इन रियलिटी जो है इंसान का जो जो स्पीशी है यही एक्सटेंट हो जाएगी। जी डॉक्टर अली रज़ा साहब प्लीज़ आप भी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शम्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इनवाइट किया है। अब ये जो हम फ्लड के हवाले से बात कर रहे हैं आज, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर है। इससे पहले भी हमारे पास बिल्कुल डिजास्टर रहे हैं, हमारे यहाँ फ्लड्स आते रहे, लेकिन इस फ्लड की जो इम्पैक्ट आया है आपके पास, जो आपकी जिसकी जितना इसका अफेक्टेड एरिया है, जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है पिछले तमाम फ्लड्स के मुकाबले में। अगर हम इसको जो अभी आप देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने अपनी रिपोर्ट शेयर करी, जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट शेयर करी, उसके मुताबिक आपका जो 1/3 एरिया है पाकिस्तान का वो इससे अफेक्टेड हुआ, जिसमें अराउंड 33 मिलियन लोग थे जो कि अफेक्ट हुए हैं इसके साथ। अगर आप कहें तो कोई 8 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो कि डिस्प्लेस हुए, अपनी जगह छोड़ के उनको दूसरी जगह पे आना पड़ा, अपने इलाकों को, अपने आबाई इलाकों को लेके आना पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ डेथ इसके अंदर आपके पास आई हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं चीज कि आपके पास सिर्फ जो आपके साथ लोग वाबस्ता थे वो इनसे अफेक्टेड हुए हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो एक इकोनॉमी थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। आपके पास जो लाइफ स्टॉक था वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसका भी कुछ कहते हैं कि अराउंड 1.2 मिलियन के करीब आपके पास लाइफ स्टॉक है जो कि आपके पास अब मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर आपकी पूरी डेयरी इंडस्ट्री आपके पास, आपकी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आपके पास थी। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस जो रिसेंट हमारे पास फ्लड आया उसका डिज़ास्टर हमारे पास देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह अभी इम्तियाज़ साहब भी यही कह रहे थे कि अब ये एक रियलिटी बन चुका है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसको आप नज़रअंदाज कर सकें या आप इसके ऊपर कोई भी कह सकें कि जी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक फंडिंग के लिए की जा रही हैं चीज़ें, या आप इसको किसी भी दूसरे मायने में ले सकें। ये एक पूरी हकीकत है। आप देख सकते हैं आज हम इधर रिकॉर्डिंग के अंदर बैठे हैं और हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर किस तरीके की इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ के ऊपर मौसम कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, बिल्कुल अलग किस्म का। तो ये सिर्फ एक रीजन का एरिया नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, क्लाइमेट बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और जो मुसलसल डेवलपमेंट्स इसमें हो रही हैं, इसके लिए हमें बहुत संजीदगी से स्टेप लेने होंगे। इसके अंदर जो एक हम डिफरेंट इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटीज में, हमारी कंट्रीज के दरमियान मौजूद हैं, उसके ऊपर भी हमें एक साथ बैठना होगा और उसके ऊपर हमें बात करनी होगी कि हम किस तरीके से इस क्लाइमेट क्राइसिस को सब मिल के हल करने की कोशिश करें, इसके लिए रास्ते निकालें, इसके सोल्यूशन निकालें। तो हम सब ने मिलकर इसके अंदर काम करना है, भले हम डेवलप इकॉनमी से हैं या डेवलपिंग इकॉनमी से अगर हमारा ताल्लुक है, तो हमें सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने चंद एक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट की और डॉक्टर इम्तियाज़ ने भी इसको एड्रेस किया कि कुछ ही अरसे कबल हम लोग ये समझते थे कि शायद क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बात हो रही है वो कोई इतनी सही नहीं है, लेकिन अब हम पाकिस्तान में तो उस क्लाइमेट क्राइसिस का ख़ुद शिकार हो चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो आप लोगों ने इसके इम्पैक्ट के बारे में तो थोड़ी बहुत बातें बताई हैं हमें, अब हमें थोड़ी तफसील से ये बताइए
कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास, क्योंकि सैलाब तो आके गुज़र गया लेकिन पानी अभी ठहरा हुआ है, और जिन लोगों के घर तबाह हुए वो अभी भी घर के बग़ैर हैं, जिन लोगों को खाने की कमी पड़ गई है उनको अभी भी खाने के चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को, और जो बिज़नेस कम्युनिटी जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, उस बिज़नेस कम्युनिटी को, हमारी इकॉनमी को जो नुकसान पहुंचा है, वो उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आप लोग अगर शेयर कीजिए। तो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, पहले आप प्लीज़, आपके पास 2 मिनट हैं, ब्रीफ रखिएगा अपने जवाब को। ये अगर हम एस्टिमेट करें कि हमारा जो है पाकिस्तान का ये जो क्लाइमेट जो चेंज की वजह से जो डेवस्टेशन हुई है यहाँ पे, इसको इकोनॉमिकली जो एस्टिमेट किया जाए तो इसकी कॉस्ट बनती है तकरीबन $40 बिलियन US डॉलर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड विद इन फ्यू वीक्स, बल्कि इनफैक्ट आई शुड से कि विद इन अ वीक ये $40 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि जो है इतना बड़ा नुकसान किसी डेवलपिंग कंट्री का माजी में हुआ हो, इवन जंग के दिनों में भी किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। ये इतना बड़ा लॉस पाकिस्तान को हुआ है। इस लॉस को अब आने वाले वक्तों में हु नोज नेक्स्ट मॉनसून में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, आई फोरसी के दैट इफ थिंग्स डू नॉट चेंज, अगर नहीं होते तब्दील कुछ हमारे यहाँ, तो ये इससे बड़ा नुकसान होगा। और जो है अभी 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूबा हुआ है, अल्लाह जाने के आगे क्या होने को जा रहा है। तो इमीडिएटली जो है कुछ हमें जो है इसके लिए रेमेडीज करनी चाहिए। जो डॉक्टर साहब, अब इसमें जो मेरी समझ में आती है वो एक बात समझ में आती है। देखिए, हमारे यहाँ जो है हमारा जो इस इलाके में जो है तकरीबन मोर देन 95% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, और इस्लाम में जो है ये इस बात की बड़ी प्रीचिंग होती है कि आप जो है जो खैरात ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है फलाह बहबूद के हवाले से वो एक एग्जिस्ट करता है, तो लोग जो है इसको अपनी मजहबी जिम्मेदारी और इबादत समझ के लोगों की मदद तो करते हैं। लेकिन आप जो है ये तमाम जो एक्शन होते हैं रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव रिएक्शन जो है, प्रोएक्टिव जो अमल दखल है वो हमारी हुकूमती लेवल पर ही हो सकता है। अब अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन फुटप्रिंट का वो लेस देन 1% है। तो मतलब वी कांट डू एनीथिंग रिलेटेड टू इट बिकॉज वी आर ऑलरेडी नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द कार्बन फुटप्रिंट्स। तो हमारा तो इसमें तो कोई अमल दखल है ही नहीं। ग्लोबली तौर पे जो है जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, एंड नाउ डेज चाइना एंड इवन आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया is also contributing a lot to the carbon emission और carbon footprint के ऊपर। तो इनको जो है इस सिफारती तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि इनके साथ मामला करें। COP27 में उन्होंने कुछ एग्रीमेंट तो किया है कि कुछ अपने रेजोल्यूशन पास किए हैं उन्होंने कि जो है वो ऐसे जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, और या फिर जो है उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सपोर्ट करेंगे कि जो ये जो तबाहकारी जो आ रही हैं इसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। और हमें हुकूमती लेवल पे भी इसको देखने की जरूरत है। आज से 5 साल पहले तो हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त होती ही नहीं थी कि जिसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कोई काम किया जाए, कोई इनिशिएटिव लिया जाए। ये जो है हम लोगों को इसकी तरफ जो है इमीडिएटली जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो है सबसे पहले हुकूमती लेवल पे भी और इनफरादी लेवल पर भी इस पे जो है हमें बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हुकूमती लेवल पे जो है सिफारती बुनियाद पर लोगों से इस बात पर जो है बात की जाए कि किस तरह से ग्लोबली जो है अगर आज हम अपने कार्बन एमिशन को मिनिमाइज करेंगे और दूसरे फैक्टर, नॉट ओनली कार्बन एमिशन, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर, जिसको अगर हम आज कम करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है मिनिमम टाइम पीरियड में भी अगर हुआ तो बाय नेक्स्ट डेकेड वी विल बी एबल टू सी द आउटकम ऑफ इट। क्योंकि फॉर सो मेनी इयर्स आफ्टर, मतलब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है हमने अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से बर्बाद किया है। डॉक्टर अली साहब, आप प्लीज़ आप भी बताइए। आपको सबसे बड़ा चैलेंज अपनी इकॉनमी से इस वक्त मौजूद है। आप अगर देखें कि कितने आपके पास ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका हाउसिंग सेक्टर अफेक्ट हुआ।
तकरीबन कोई इस वक्त कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा घर ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, और 1.2 मिलियन हाउसेस ऐसे थे जो कि पार्शियली आपके तबाह हुए। इसके बाद सेकंड सेक्टर आपका है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक का। आप एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, ये वो सेक्टर है आपका कि जहाँ पे 40% आपकी जो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है आपकी, वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के जो अभी इम्पैक्ट हमारे पास हमें दिखा कि आपकी क्रॉप्स का एरिया जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके पास, फ्लड की वजह से पानी खड़ा हुआ है। पूरा सिंध, कहते हैं कि 80% सिंध का जो एरिया है जो कि आप जिससे आप पूरी फसल लेते थे वो ख़त्म हो चुकी है। आपके पास चावल की फसल ख़त्म है, आपके पास गन्ने की फसल ख़त्म हो चुकी है। तो ये पानी खड़ा हुआ है अभी भी। इसको दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए भी काफ़ी अरसा आपको चाहिए। लाइव स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि लाइव स्टॉक बह गया दरिया में। अब जब आपके पास सैलाब आता है, बह जाता है, आपका लाइव स्टॉक नहीं है आपके पास। जब आपके पास जो 40% के अनएम्प्लॉयड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं लोग, उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे इन फ्यूचर जब वो देखते हैं, तो जिसका सीधा इम्पैक्ट इसी प्रोडक्शन लेवल का, इसी अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स का आपको इफेक्ट दिखता है इन्फ्लेशन के अंदर। अगर आप लास्ट 3 मंथ्स की पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखते हैं जो कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की है, तो ये 25% से ज़्यादा रही है। इवन कि अब ये नियर टू 30% के करीब आ गई है ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन के अंदर। ये आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। जब आपके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं है तो इसका मतलब आपको दोबारा से इम्पोर्ट के ऊपर जाना है। आपकी एक्सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने पहले लोकल मार्केट को सर्व करना है। अगर लोकल मार्केट पूरा नहीं करे, आपने दोबारा इंपोर्ट पे जाना है, और इंपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट बिल फिर आपका बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो चैलेंजेस तो बेतहाशा हैं इस वक्त, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सिर्फ इसके अंदर हम एक बहुत ज़्यादा आजकल बात करते हैं मेंटल वेलबींग की, ह्यूमन वेलबींग की। तो हम रिहैबिलिटेशन की तरफ देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस एक जो वाकया हो गया, जिसको अभी ये कह रहे हैं कि शायद अगले साल जून जुलाई में हम दोबारा इसकी तरफ खड़े हुए हों। ये जो लोग हम कह रहे हैं कि 8 लाख लोग हैं जो कि अपने घर से निकल के दूसरी आबादियों के अंदर आए हैं, कि दोबारा कैसे वहाँ जाके रहना शुरू करेंगे। उनके लिए क्या चीज़ें हैं हमारे पास, क्या प्रोसेस है, हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, फॉरेन फंडिंग एजेंसीज क्या रोल प्ले कर रही हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और जिस तरह मैंने अपने पहले भी कहा कि इन तमाम चैलेंजेस से हमें एज अ कॉम होके, एज अ कम्युनिटी के साथ सब ने मिल के उसको करना है। तो चैलेंजेस आपके साथ क्योंकि मेरा मेजर एरिया फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, तो मैं ज़्यादा इन इस एस्पेक्ट्स को यहाँ पे अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक बड़ा जो मुझे मसला दिखता है वो दिखता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर बहुत शार्पली बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। टेक्सटाइल आपका मेजर प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि हमारे जो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं वो टेक्सटाइल की होती हैं। टेक्सटाइल में कॉटन आपके पास ख़त्म हो चुका है, कॉटन की जो फसल है वो ख़त्म हो चुकी है। आप दोबारा से इंपोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें दिख रहा है हमें, जिसको हमने आगे फेस करना होगा आने वाले साल के अंदर। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ये बताया कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और इकोनॉमी के और बिजनेसेस के चैलेंजेस क्या हैं। बहुत सारे हैं। हम लास्ट ईयर भी हम बहुत दुश्वारी में था पाकिस्तान, और इकोनॉमिक एक कोलैप्स की तरफ हम जा रहे थे। हमें IMF से बात करनी पड़ी, उसमें भी बहुत टाइम लगा, और उस बात को कंप्लीट होने के बाद ही हम खुश हो रहे थे, ना कि ये एक बड़ी तबाही से हमें गुजरना पड़ा है और हम दोबारा से हमारे कंसर्न्स हैं कि क्या हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे। और इसको सामने रखते हुए अब हम आते हैं कि आप ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं इन मसलों को हल करने के लिए। बिज़नेस में क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में, इकॉनमी में आप क्या ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं जो इन मसाइल को ओवरकम करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब प्लीज़ आप बताइए। देखिए, इसमें जो है सबसे इमीडिएटली जो हमें जो इस बात को अब करना चाहिए कि हम अपने जो है स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे सबसे पहले जो काम हमें ये करना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। मुख्तलिफ लेवल पे जो है काम होना चाहिए। अगर हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे बात करें तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे इकरा यूनिवर्सिटी ने कई इनिशिएटिव लिए। जो है मिसाल के तौर पे हमने जो है कोशिश की कि लोगों को अवेयर करें, और अवेयर करने के लिए हमने प्लांटेशन ड्राइव एवरी सीजन फॉर पास्ट 3 years जो है हमारा ये एक एक्टिविटी रही है
कि जब जो है बाहर का मौसम आ रहा होता है तो उस वक्त जो है हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं और स्टूडेंट्स को फ्रीली जो है हम प्लांट्स देते हैं और मुख्तलिफ एक हमारे यहाँ कोर्स पढ़ाया जाता है एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उन दिनों में हम सेमिनार्स कराते हैं अबाउट रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ कैन वी कवर अप दिस फिनोमेनन जो अब हमारे साथ होने को जा रहा है। इसमें लोगों को अवेयरनेस करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के साथ ही कुछ स्कूल भी हैं जो हमारे साथ ही एसोसिएटेड है, लाइक दी अकेडमी है हमारा स्कूल है जो, तो वहाँ पे भी बच्चों के साथ मिलके हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं प्लांटेशन ड्राइव के हवाले से। असल में देखिए मसला जो है वो है टेम्परेचर राइज होने का। अगर जो कोप 27 में जो तय हुई है बात कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम किसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस करें, इसकी बात हो रही है। तो जो और ये जो बेसिकली जो टेम्परेचर राइज हो रहा है एक फिजिक्स में फिनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब कभी भी रोशनी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब कभी भी वो एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो उसके अंदर एक ट्रैप हो जाती है जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन। यही चीज जो है ना दरअसल जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आ रही हैं जब ये हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल होती हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो अमूमन जो है इमिशन से निकलती है हमारी, तो ये जो है एक किस्म का जो है एक हायर डेंसर मीडियम बन जाता है। और लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ये लाइट आती है तो जो कि अपने साथ एनर्जी भी कैरी करती है वो आके इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और ट्रैप होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा जो एक्शन होता है जो अमूमन जो कार्बन फुटप्रिंट्स की हम बात करते हैं वो यही होती है कि किसी तरीके से ये कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रिड्यूस करें। तो रिड्यूस जो है वो गैसियस फॉर्म में ही कार्बन फुटप्रिंट्स है, इसी को ही हमने रिड्यूस करना है। इसी को रिड्यूस करने के लिए वन ऑफ द वे इज डेफिनेटली कि समहाउ वी शुड मैनेज के जो इमिशन है इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका ये है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम कैसे जो है कम कर सकते हैं। तो उसका वन ऑफ द मेथड है वो कार्बन वो प्लांटेशन। आप अपने जो है इलाके को प्लांट्स लगाएं, उसको जो है जब क्योंकि वो प्लांट्स के हम जो एक फिनोमेनन जो एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करके जो है अपने लिए फूड प्लांट तैयार करता है। तो वो जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में जो कार्बन एग्जिस्ट करता है, प्लांट जब उसको डे टाइम में ब्रीथ करेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जितनी ज्यादा हम प्लांटेशन करेंगे तो उससे जो है ना एक तो हमें ये इस तरह मदद मिलेगी। दूसरा योगा के प्लांट जो होता है वो आपको जो हीट होती है उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। तो उसी वजह से जो है टेम्परेचर जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो है जिसको हम रिड्यूस कर सकेंगे, उसको रिड्यूस कर सकेंगे। तो उसका जो हमारे पास जो इस वक्त जो अगर हम देख रहे हैं जो फिनोमेनन जो हो रहा है इसकी वजह से जो डिस्कस फिनोमेनन को हम कर रहे हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं तो हमारे जो वेदर है सीजन्स जो है ना वो लंबे हो रहे हैं। हमारा समर जो है वो लंबा हो रहा है और हमारा जो है विंटर वो श्रिंक कर रहा है। और इसकी वजह से जो है डिफरेंट बीमारियां भी जो है वो उसको अगर आप देखें तो वो भी हो रही है। और नई से नई बीमारियां जो है आनी शुरू हो गई हैं जो हम पहले जिनके बारे में सुनते भी नहीं थे, वैसी बीमारियां शुरू हो रही हैं। और अमूमन हमारे यहाँ यही टीवी पे तबसरे हो रहते हैं कि अगर जो है वो सूरज निकल आए और बारिशें थम जाए तो डेंगू वायरस खत्म हो जाएगा। अब वो डेंगू वायरस उसका ड्यूरेशन जो है वो डेंगू का तो नाम ही नहीं सुना था पहले पाकिस्तान में कभी, वो आ गया। और अब उसका जो ड्यूरेशन है जो पीरियड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। कराची में हम रह रहे हैं, कराची में 2-2 साल तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर 2 साल बाद किसी दिन बारिश हो जाती थी तो बड़ा जो है यहाँ पे एक माहौल होता था, समा होता था। लेकिन अब तो हर साल मुतवातिर रेगुलर बारिश हो रही है और बारिश भी जो है एक दिन के लिए नहीं होती, हफ्ते हफ्ते भर कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है। तो जो है इसको जो अगर हम इकोनॉमिक तौर पे अगर हम इसको देखना चाहें और चैलेंजेस को देखना चाहें, सबसे पहले तो काम ये कि हमें अवेयरनेस करनी चाहिए लोगों में और अपने बच्चों के लेवल पे, क्योंकि अब तो हमने काफ़ी अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। अब जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए असल मुश्किलात और परेशानियां आनी है और इनको प्रिपेयर करना चाहिए कि उसके लिए।
और हम कैसे जो चीज़ों को सुधार सकते हैं अभी से। वन ऑफ द वे इज़ दैट डेफिनेटली प्लांटेशन। इसके अलावा हमारे हुकूमती लेवल पे जो काम हो सकते हैं, अवेयरनेस तो ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी है, वो भी करें। लेकिन ये जो बारिशें हो रही हैं और ग्लेशियर्स जो हैं जो मेल्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दरियाओं के थ्रू ही आ रहे हैं। तो किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की भी ज़रूरत है, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लेवल पर ही हो सकती है। कि डैम्स की डेफिनेटली हमें ज़रूरत है, डैम्स की ज़रूरत है। हमें जो है आर्टिफिशियल लेक्स बनाने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए जो है, और आर्टिफिशियल लेक्स अगर आप बनाते हैं और डैम्स बनाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट होती है। जैसे भी डॉक्टर अली डिस्कस कर रहे थे कि जो है हमारे पास अच्छा खासा इकोनॉमिकली जो है लॉसेस हुए हैं, और हमारा करंट डेफिसिट जो है, बजट डेफिसिट जो है, वो भी जो है उसके भी इम्कानात कभी होते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिक तो मेल्ट डाउन तो पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही था, और इसने जो है मजीद ये किया है। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जनरेट होगी तो हम जो है लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकेंगे। तो पूरा एक साइकिल है जिसके जरिए जो है हम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करें, लोगों को स्ट्रेंथन करें, अवेयरनेस करें, और कुछ हुकूमती लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत है, जिसके लेवल पर हम जो है फिर भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेनन जो है इसको मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन शायद थोड़े अरसे के लिए इसको हम डिले कर सकें। और जो है हकीकी तौर पे तो सिर्फ यही होगा कि जो है आप किसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो है, जो COP27 में जो इन्होंने तय किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसको कम करें हम, तो ये इसके पर तवज्जो, और इसको करने के लिए जो है ऑब्वियसली डेवलप कंट्रीज ने ही कंट्रीब्यूट करना होगा। कि डिस्ट्रॉय भी उन्होंने किया है एनवायरनमेंट को, पूरा यूरोपियन, अमेरिकन एंड डेवलप कंट्रीज ने जो है, उन्हीं को कुछ इसके ऊपर ज्यादा अमल करना पड़ेगा। वही उन्हीं को देखना पड़ेगा कि जो है किस तरह से वो अपने जो लैविशली जो लिव्ड जो लाइफ है उसको किस तरह से वो सेक्रीफाइस करें, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर नेशंस हैं जो कि जिनके पास खाने की भी चीज़ें नहीं होती है, उनके लिए जीने का हक तो ना छीने उनसे। जी डॉक्टर अली, आप प्लीज़ आप भी बताइए। जी डॉक्टर साहब इसके अंदर में दो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो मैं कहूँगा कि एक तो इंटरनेशनल फोरम पे हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिसपे, और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा नेशनल फोरम पे हम क्या कर सकते हैं। इंटरनेशनल फोरम पे अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये जो हम आज क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं इसकी एक बड़ी वजह हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव होना, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए जितनी कार्बन इमिशन हमारे पास है वो एक मेजर रीज़न है हमारे पास। हम बड़ा आसानी से एक फार्मूला रखते हैं कि अगर ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स पे करोगे। ये फार्मूला सारी दुनिया के अंदर राइज है। इसी फार्मूले को आप लेके आ जाएं क्लाइमेट के ऊपर भी। सिंपल ये होना चाहिए कि अगर आपके पास आपने क्लाइमेट को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है तो फिर आपका कार्बन टैक्स भी ज़्यादा होगा। और फिर जो कंपैरेटिवली आपके पास दूसरी इकोनॉमीज हैं जहां पे उनका कार्बन फुटप्रिंट कम है, उनके ऊपर कार्बन टैक्स भी कम होगा। और जो ये टैक्स होगा ये फैसिलिटेट करेगा उन तमाम नेशंस को जो कि इस वक्त बहुत बुरे डिजास्टर की फॉर्म में फेस कर रही हैं, डिजास्टर्स को क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये एक इंटरनेशनल फॉरम्स बनने चाहिए, इंटरनेशनली उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगना चाहिए, और इस कार्बन टैक्स को यूटिलाइज करना चाहिए हमें उन तमाम नेशंस के ऊपर जो इस वक्त इस डिजास्टर्स को फेस कर रही हैं। एक तो ये हमारे पास इंटरनेशनल फॉरम्स पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सेकंड, हमारे पास नेशनल, हम देखें कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। हम हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत ये करेगी जी चले वाकई एनवायरनमेंट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनिस्ट्री बना देते हैं, ठीक है। लेकिन उस मिनिस्ट्री बनाने के बाद आपने कितना फंड एलोकेट किया उस मिनिस्ट्री को, ये कौन देखेगा। आप कितना % ऑफ GDP आप उसको रखते हैं कि मैं इतना % ऑफ अपना टोटल बजट जो है मैं एलोकेट करूंगा इस एक इन्वायरमेंट के कंसर्न को, जिसकी वजह से मुझे 30 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया एक साल के अंदर। तो ये हमारी प्रायोरिटी में कब आएगा, इसको हमें सोचने की जरूरत है कि कब हम इसको एज अ प्रायोरिटी कंसिडर करेंगे अपने मेजर एक्सपेंस को। और मैं तो इसको एक्सपेंस ही, इसको तो मैं डेवलपमेंट बजट के तौर पर ही कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा डेवलपमेंट बजट है ये आपके पास। फिर उसके अंदर और फर्दर जाने की जरूरत है हमें। आजकल सबको पता है कि ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन बैंकिंग के ऊपर सब मूव हो चुके हैं।
आपके पास आज भी स्टेट बैंक जो है वो कोई ऐसी एफिशिएंट पॉलिसीज नहीं बना पा रहा जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट को तरजीह दे, वो प्रायोरिटी बने आपकी। आपको सबसे पहले ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लें। बांग्लादेश के अंदर 15% आपने मैंडेटरी पार्ट कर दिया है सस्टेनेबल फाइनेंस को, कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 15% का उन्होंने लगाया हुआ मार्जिन कि आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने फाइनेंसिंग देनी है जो कि सस्टेनेबल है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हमें भी इस किस्म की पॉलिसीज बनानी होंगी हमें, और जस्ट पॉलिसीज बना के उनको इंप्लीमेंट भी करना होगा। बाज़ औक़ात पॉलिसीज बन जाती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट हमने करना होगा। फिर एक और चीज़ इसके अंदर कि उन तमाम, हम सिर्फ ये हुकूमती लेवल पे नहीं, हमें इंफरादी लेवल पे भी आना होगा। वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि लीडिंग इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान की, उनको भी सोचना होगा कि हमारा जो भी इस वक्त कार्बन फुटप्रिंट है हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, वो उसको हम कैसे कम करें। और उसके लिए भी ये तमाम वो कंपनीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि इस वक्त इसके ऊपर काम करें, उनको कोई ना कोई सब्सिडी देनी होगी हमें। वो सब्सिडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर कोई कन्वर्ट कर रही है अपने आप को, जो कि एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, उससे अब वो लेके आती है और उसको कहती है कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन के मूड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ अपने आप को, तो वो सब्सिडी उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। उसकी टैक्स की रिडक्शन हो सकती है उनके उन एलिमेंट्स के ऊपर। अगर कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स या प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी जगह पे हो सकता है कि जहाँ पे नो टैक्स एरिया बना दें फॉर 2 years, फॉर 5 years। तो डिफरेंट पॉलिसीज बन सकती हैं जो इनकरेज करें नए बिजनेसमैन को मूव करने के लिए कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपनी इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन के प्रोसेस की तरफ मूव कर सकें। तो इसी तरीके से अभी आपने एक और चीज़ देखा होगा कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी भरपूर अंदाज से बढ़ी है। काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा। लेकिन अभी आपने कुछ वायरल वीडियोस भी देखी होंगी कि हमने जो होटल्स बनाए, जो हमने कैफ़ेज बनाए, वो बिल्कुल हमने दरिया के साथ बना दिए, जिससे हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमने इको टूरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसके अंदर हम अपने को देखते कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को भी हमने कंसिडर करना है, जिसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया आपके ऊपर। अभी देखा कि बहुत सारे जब ये सैलाब आया तो पूरे होटल जो थे वो इसके अंदर अब पानी में बह गए। तो हमें हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक चीज़ में अब इस चीज़ को गवर्नमेंट के लेवल पे कंसिडर करना होगा, और कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और इसके बाद सिर्फ इसको गवर्नमेंट लेवल से इंडिविजुअल लेवल पे लाने के लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन की हमें ज़रूरत है, कि जिसके ज़रिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें अपनी तमाम आवाम में, अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अपनाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आ गया हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था, तो आखिरी सवाल आपके पास बहुत ही ब्रीफली बताइएगा आप दोनों, कि हमारे पास 12 साल पहले भी एक सैलाब आया था, जो उस वक्त तक पाकिस्तान में आने वाले सैलाब में हिस्टोरिकली सबसे बड़ा सैलाब कहा गया था। 12 साल बाद जो हमारे पास सैलाब आया है उसका स्केल उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सैलाब आया है। तो ये इसमें एक फ़र्क है। तो हमने एंटिसिपेट करना है। 12 साल पहले अगर हम एंटिसिपेट करते तो शायद आज हम कुछ थोड़े बेहतर स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ के साथ होते। आपने कई एक पॉलिसीज़ बताई डॉक्टर अली साहब, और आपने ये भी बताया कि हमारे पास जो बजट होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम से कोई मिनिस्ट्री हमारे पास हो। अभी हमारे पास एक एजेंसी है NDMA, लेकिन इनका काम जो है बहुत ही अच्छी तरह से, इनके पास ताकत नहीं है। अदरवाइज़ इस तरह के डिज़ास्टर में इनके पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ जो ब्रांचेज़ हैं ब्यूरोक्रेसी की, और जहाँ पर भी हमको जो मदद मिल सकती है उसको ये लोग इमरजेंसी की सिचुएशन में यूटिलाइज़ कर सकते। कोई सेंट्रलाइज कमांड बन सकती है हमारी। तो ये दुश्वारियाँ हमारी हैं। तो आप दोनों सिर्फ ये बताइए कि एंटिसिपेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है और उसकी कितनी ज़रूरत है, ये देखते हुए कि हमने लास्ट टाइम भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, और अभी भी हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो दोबारा हम किसी क्लाइमेट क्राइसिस के नतीजे में इसी सूरत हाल में पड़ेंगे। तो एंटिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में आप लोग प्लीज़ ब्रीफली 1-1 मिनट अगर बोल दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें जो एंटिसिपेशन की आपने बिल्कुल बात की। मुझे तो अपने जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो मुझे कोई भी ऐसा काम होता हुआ नजर नहीं आता जहाँ पे एंटिसिपेट करके कोई काम किया जा रहा हो। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट के लेवल से लेके इंडिविजुअल लेवल तक हर जगह पे रिएक्टिव
अप्रोच नज़र आती है, प्रोएक्टिव अप्रोच तो कहीं नज़र नहीं आती। तो इस बार और जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, उस पर तो अंदाज़ा ही नहीं होता, शायद कोई भी जो है इस सिचुएशन में रहते हुए प्रोएक्टिव उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहा। तो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इमीडिएटली जो मुझे समझ में आता है इसका सलूशन वो यही समझ में आता है कि अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो इंसिडेंसेस अगर या क्लाइमेट का जो रॉथ है जो आता है हमारे ऊपर, तो हमें यही देखना चाहिए कि हम इसको कितना जल्द से जल्द इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बात जगह पे ये देखने में आया कि पावरफुल लोगों ने जो सैलाब का पानी था वो उसको अपने ज़मीनों से बचाने के लिए दूसरी तरफ उसको रुख मोड़ दिया, और जिस तरफ उन्होंने इसका सैलाब का रुख मोड़ा डैम को तोड़ के, उस जगह ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर उसी जगह पे रहता जहाँ से गुजर रहा था वो, तो शायद वो इतना नुकसान नहीं होता। तो इसको एक कानूनी तौर पे जो है इसको देखना चाहिए, और कानून जो है अपनी ताकत के साथ जो है ऐसे लोगों का मुकाबला करे, और किस तरीके से ये डेवस्टेशन को जो है अगर इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर अकर हो जाता है तो किस, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे सबको, किस तरीके से को इमीडिएटली जो है ना आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ऐसे हालात जहाँ पे जो है आफतें आ रही हों तो वहाँ पे कानून का होना बहुत ही ज़रूरी है। इमीडिएट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे तो ये होना चाहिए कि जी कानून की पासदारी जो है वो उसको मुमकिन बनाए, और इस किस्म के जो इम्पैक्ट होते हैं जो जिसको डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पे और पता चलता है कि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो गया, तो कुछ इस किस्म की इमीडिएट स्ट्रैटेजीज जो है वो शॉर्ट टर्म हो बेशक, लेकिन ये कि वो बनाने की ज़रूरत है हुकूमती लेवल पे। और इंडिविजुअल लेवल पे तो जो भी काम अभी शुरू किया जाएगा तो उसका असर तो 10 साल बाद ही दिखने में आएगा। तो ये मेरी जो है डॉक्टर साहब ब्रीफ तो यही है, थोड़ा सा और बात भी की जा सकती है लेकिन वो बाद में कभी फिर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब देखें, एंटिसिपेट करने की बात हम कर रहे हैं अभी, हमने पिछले सैलाब से भी नहीं सीखा, शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ऐसा दिखा कि अगर हमने उसकी तैयारी करके रखी होती तो अभी हम बेहतर हालात के अंदर कुछ हो सकते थे। लेकिन हमेशा जिस तरह हम कहते हैं कि हर सुबह एक नया सूरज तुलू होता है, तो उसी के साथ हम पुरुम्मीद हैं। हमें इस वक्त ये चाहिए कि हमारे तमाम तर स्टेक होल्डर्स, इस मुल्क के तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक एमरजेंसी लाएँ, क्लाइमेट एमरजेंसी के तौर पे नाफिज करें और बोलें कि हम सब ने एक जगह बैठना है, हमने डिसीजंस लेने हैं और इसके अंदर कोई मुफाद नहीं आएगा, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आएगा, और हम अपने डिसीजन लें और फिर उसको ग्रेजुअली आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आपके पास फाइनेंसिंग के भी इश्यूज आएंगे, बिल्कुल हम समझ सकते हैं इस मुल्क के क्या हालात हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप शुरू करें अवेयरनेस के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल कंपेन्स चल जाती हैं आवाम के पैसे के ऊपर, तो क्यों नहीं कंपेन अवेयरनेस की चल सकती है। अवेयरनेस से स्टार्ट ले लीजिए आप, 2-4 प्रोजेक्ट से स्टार्ट लीजिए आप, और फिर आप उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ। जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा, बिल्कुल टाइम लगेगा, ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 साल का है, इसके अंदर आपको वक्त लगेगा, आपको डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगेगा इन सब चीज़ों की। लेकिन आज से आप पहला स्टेप उठा लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि अब हमने एक डेवलपमेंट बजट रखना है इन अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस तरह हम रखते हैं इसके लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए भी हमने रखना है। आप देखिए हर जगह, आप जितने बड़े सिटीज़ के अंदर इस वक्त चले जाएं, हर जगह आपको दिखता है कि अर्बन फॉरेस्ट बन रहे हैं। आप जिस बड़े सिटी को देखेंगे जो कि बहुत अर्बन सिटीज़ हैं, आपके पास अर्बन फॉरेस्ट, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। हम कहते हैं जी हमने सिर्फ कंक्रीट की दीवारें तैयार करके हमने शहर बना देने। इस कॉन्सेप्ट से निकलना होगा, इस माइंडसेट से हमें निकलना होगा। हमें बेहतरी की तरफ छोटे छोटे स्टेप, ये हर कम्युनिटी आप अवेयरनेस क्रिएट करें, छोटे छोटे बाग बनना शुरू हो जाएं। ये छोटी छोटी आपके पास, जैसा मैं अर्बन फॉरेस्ट की बात करूँगी, फॉरेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए आप किसी जगह पे, उससे खुद ही आप एक तब्दीली देखना महसूस करेंगे। जो अवेयरनेस है ये आवाम के थ्रू भी आ सकती है आपके पास, और आपकी पॉलिसीज़ के थ्रू भी आ सकती है जो आप ये करेंगे। तो हमें आज से, अभी से फ़ौरन से स्टेप लेना चाहिए, क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। उसके ऊपर आप जिस तरह बहुत सारे पहलुओं के ऊपर, पॉलिटिकल पहलुओं के ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं और हमारे अंदर सुलह हो जाती है, इसी तरीके से इसमें भी सुलह हो जानी चाहिए। और हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमने डैम बनाने नहीं बनाने, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर मिलकर करना है, और बस उसको स्टार्ट कर देना है। इररेलेवेंट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस अभी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में आएगी, या उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद, फिर 15 साल बाद होगी। ये प्लान हमारे पास 20 साल, 25 साल, 30 साल के प्लान के हिसाब से होना चाहिए,
और जिसको ओन करे पाकिस्तान, जिसको ओन करे पाकिस्तान की सारी अवाम। ये इस तरह नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होगा, ये सारे पाकिस्तान का एजेंडा है, हमें दिख रहा है। और अगर हमने अभी भी स्टेप नहीं लिया तो डिज़ास्टर और बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर अली रज़ा साहब। आप लोगों ने बहुत तफसील से हमें बताया कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो हालिया सैलाब आया है उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे मुल्क पर, आवाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंसानों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, घर तबाह हुए हैं और कितनी सड़कें, हज़ारों किलोमीटर सड़कें हमारी तबाह हुई हैं, ब्रिजेस गिरे हैं और आज भी हम उसी दुश्वारी से, उस चैलेंज से गुज़र रहे हैं। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि क्या तजावीज़ आपने दी कि जिसके ज़रिए हम आइंदा आने वाले सैलाब से या आइंदा आने वाले किसी क्लाइमेट क्राइसिस से गुज़र पाएंगे। आप लोगों का ये भी ख्याल है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। डॉक्टर अली ने ख़ास तौर पे ये कहा कि ये हमें जो क्लाइमेट चेंज को एक तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक फ़ैसला करना चाहिए और तमाम पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी स्टेट को इसको ओनरशिप लेनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी हो और दूसरे की ना हो। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और सवाल जवाब के ज़रिए हम इस मसले को हल करने की कुछ कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।